मेरी दूसरी क्लास है, कल हमारी पहली क्लास थी, ठीक है? उसका थोड़ा-सा मैं रिव्यू भी आपको दूँगा और एक आधी चीज़ ना कल मिस हो गई थी, तो उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम ना कवर करेंगे। तो ये मेरा थोड़ा-सा तारुफ़ है। उमर हुसैन मेरा नाम है, एज़ अ हाउस ऑफ़िसर काम कर रहा हूँ अलाइड हॉस्पिटल टू के अंदर और एक बुक है मेरी 3rd ईयर एमबीबीएस की एक्सेल फोरेंसिक मेडिसिन के नाम से और एक न्यूट्रिशन की बुक है, उसके अंदर मैं को-ऑथर हूँ। अच्छा जी, कल के कोई क्वेश्चन अगर किसी ने कोई काम किया है या कुछ समझ नहीं आया था वो पूछना चाहता है, तो वो ड्रॉप कर सकते हैं आप अभी। ठीक है जी, सवाल किसी का कोई नहीं, हम आगे मूव करते हैं। नहीं भाई। ठीक है जी, हम आगे मूव करते हैं। ये स्लाइड जी मैं आपको ना छोटा-सा एक रिव्यू दे देता हूँ इसका। तो ये आ जाता है जी हमारा जो कल का रिव्यू था टाइप्स, कंपोनेंट्स, सिनॉप्सिस, टॉपिक सिलेक्शन। अच्छा यहाँ पे जो हमारी चीज़ मिस हुई थी ना ये हुई थी रिसर्च टाइटल। एक ना छोटा-सा डिफ़रेंस होता है टॉपिक सिलेक्शन में और रिसर्च टाइटल में, ठीक है? कल मेरे एक उस्ताद ही समझ लें, वो कोलीग भी हैं, उस्ताद भी हैं, वो सेशन में ही थे, तो उन्होंने ये चीज़ें मुझे ना की थी। कल ये मैं स्किप भी कर गया था, वैसे मेरे ज़हन में थी और मैंने ये आपको आगे जाके बतानी थी, लेकिन यहाँ पे बता देना ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन होता है हमारा कि हम जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक जो क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया है, जो मैंने सिलेक्ट किया है, किस चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ ना, वो मेरा है टॉपिक, यानी एक वास्ट चीज़ है। ठीक है, रिसर्च टाइटल है एग्ज़ैक्ट वो टाइटल जो मैंने देना है एंड पे ना कि जब मैंने अपना आर्टिकल सबमिट करवाना जो उसके ऊपर मेरी हेडिंग होगी ना, वो मेरा ना रिसर्च टाइटल होगा उस वक़्त। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिसर्च टाइटल। ठीक है, जैसे अब मेरे टॉपिक सिलेक्शन में मैंने कल कहा कि हम देख लेते हैं जी एब्डोमिनल ओबेसिटी देखी, मैंने पहली रिसर्च करी मैं देख लेता हूँ। एब्डोमिनल ओबेसिटी हमने देखी मेडिकल स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, अब उसका मैं टॉपिक क्या बनाऊँगा, ये तो नहीं लिखूँगा ना एब्डोमिनल ओबेसिटी मेडिकल स्टूडेंट। उसका मैं एक टॉपिक बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा? मैं कहूँगा जी प्रेवलेंस ऑफ एब्डोमिनल ओबेसिटी अमंग मेडिकल स्टूडेंट ऑफ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है? या प्रेवलेंस ऑफ एब्डोमिनल ओबेसिटी एंड इट्स एसोसिएशन विद मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़, ठीक है? या प्रेवलेंस ऑफ एब्डोमिनल ओबेसिटी अमंग टर्शियरी हॉस्पिटल ऑफ फैसलाबाद इन पाकिस्तान। ठीक है, ये जो मैं उसको फिर एंड पे जाके ब्रीफ करके वन लाइन बना दूँगा, ये मेरा रिसर्च टाइटल होगा। यहाँ पे जब हमने रिसर्च स्टार्ट की ना, तो मेरे एक सुपरवाइज़र ने बड़ी खूबसूरत चीज़ हमें यहाँ समझाई थी कि बेटा जब भी आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है, तो आपने अम्ब्रेला यूज़ करनी है। अब अम्ब्रेला का मतलब क्या है? हम देखते हैं कि अम्ब्रेला जो होती है ना, वो एक पूरे रीजन को कवर कर लेती है। उसके नीचे आप 1 बंदा खड़ा है, 2 बंदे खड़े हैं, 3 बंदे खड़े हैं, ठीक है? या उसके अंदर पूरा जो आपका कवर कर लेता है, ठीक है? अम्ब्रेला को हम एक पूरे एरिया को कवर करने के अब जब आपका टॉपिक सिलेक्शन होगा, जो आपका टॉपिक सिलेक्शन जो वो एक अम्ब्रेला के तौर पे है ना, तो उसके बाद आप उसमें से टाइटल अपनी मर्ज़ी का यानी आपने कंडक्ट कर ली है। उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ देखी है कि कोई अच्छी चीज़ आपको मिल गई है उसके अंदर जो आप थोड़ी-सी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? या आपकी जो फाइंडिंग है वो आपके टॉपिक से थोड़ा-सा हट रही है लेकिन टॉपिक के अंदर आ रही है, तो आप टाइटल के अंदर उसको उस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एब्डोमिनल ओबेसिटी रखा था टॉपिक हमने, उसके बाद हमारा अंदर जाके हमें पता लगा कि हम बीएमआई और वेस्ट टू हाइट रेशियो का कंपैरिज़न भी हमारा हो गया अंदर जाके क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये थोड़ा वास्ट था। मैं अब उसके टाइटल के अंदर कह दूँगा कि मैंने प्रेवलेंस ऑफ एब्डोमिनल ओबेसिटी तो की है, साथ में मैंने एक एनालिसिस या कंपैरिजन कर दिया है 2 स्केल्स का, एक बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स स्केल और दूसरा मैंने कंपैरिजन कर दिया वेस्ट टू हाइट रेशियो का। इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया। ये मेरा रिसर्च टाइटल हो गया है। ठीक है, तो जब भी आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है, कोशिश करना है कि अम्ब्रेला यूज़ करें आप। ठीक है, उसके बाद हम उसको फ़िल्टर करते हुए अपना रिसर्च टाइटल फाइनल करते हैं। ये चीज़ कल हमारी थोड़ी-सी स्किप हुई थी। हम चलते हैं अब आगे। अच्छा, ये ऐप कल से मुतल्लिक कुछ लोग और जो मुझे इनबॉक्स कर रहे थे या पूछ भी रहे थे। एक तो थी कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया था कि आपने टॉपिक सिलेक्ट करना कौन-सी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है कि डॉक्यूमेंटेड हमें कुछ दे दें जिसको हम देख के कर लें कि टिक लगा लें या हमें बता दें। तो ये एक मैंने ना बॉक्स आपके लिए ढूँढा है। तो ये देख लें उसके अंदर उसने ना ये 4 से 5 फैक्टर लिखे हैं वही अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन क्या है? ठीक है, उसके बाद फिज़िबिलिटी है या नहीं है आपकी स्टडी की, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है आपके मुआशरे के अंदर, क्या आपको वो स्टडी करने की इजाज़त देता है आपका मुआशरा? या आपका जो जब आप डाटा कलेक्शन करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा, वो आपको वो वाला पर्टिकुलर डाटा देगा?
ठीक है? यानी इसमें एक थोड़ा-सा मज़ाक हम शामिल करते हैं। आप एक ख़ातून की जाके उसका वेट पूछ रहे हैं या ऐज पूछ रहे हैं, ठीक है? वैसे स्टडी के अंदर तो दे देती हैं, लेकिन क्या वो आपको वैसे बता देंगी? ठीक है? तो या इस तरह की पर्टिकुलर चीज़ आप पूछ रहे हैं जो आपका माशरा आपको नहीं बताएगा, तो क्या उसकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी है या उसकी एप्लीकेबिलिटी? ठीक है? या वो एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है? इम्प्लीमेंट हो सकती है वो स्टडी आपके माशरे के अंदर, या आप उसको रिपोर्ट सही से कर सकते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, जो लैब्स आप करना चाहते हैं, वो एप्लीकेबल हैं। ये उसके बाद अर्जेंसी ऑफ डाटा नीडेड, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है? कभी-कभी ना कुछ स्टडीज़ हमें इमीडिएटली रिक्वायर होते हैं। जैसे कोविड-19 जब स्प्रेड किया था ना, आप गूगल पे जाके कोविड-19 लिखेंगे ना, आपको मैं कहता हूँ मिलियंस ऑफ स्टडी मिलेंगी। क्यों? नई-नई चीज़ थी, कोई डाटा मौजूद नहीं था। तो जो स्टडी आ रही थी, अच्छी थी, बुरी थी, छप रही थी, क्योंकि कुछ आ रहा था उनके पास, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट ही नहीं हुआ हुआ था। जिसको कहते हैं अर्जेंसी ऑफ डाटा नीडेड। आप जो रिसर्च करने लगे हैं, क्या वो जो डाटा है वो आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर चाहिए, या 6 माह बाद भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो वो देखना, अगर फौरी चाहिए इसका मतलब उस रिसर्च के छपने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? उसके बाद वही एंड पे एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी, आपको एथिकल अप्रूवल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ठीक है? ये है कि पहला स्कोर, ये स्कोरिंग सिस्टम है। एक अगर पहले डब्बे में फ़ॉल कर रहा है, 1 स्कोर होगा, दूसरे में कर रहा है 2 स्कोर है, तीसरे में कर रहा है 3 स्कोर है। इस तरह आप उसको स्कोर दे दें, ठीक है? तो ये 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके बनते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 है, ठीक है? 21 में आप इसमें देख लें कि अगर आपका जो स्कोर है ना, वो 12 से ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी स्टडी फ़ीज़िबल है, आप कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपका जो स्कोर है, वो 10 से नीचे है, इसका मतलब है कि फिर आप ना करें स्टडी, वो स्टडी छोड़ दें, ठीक है? इसका मैं आपको ना एक पीडीएफ या वर्ड फ़ाइल ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा, आप उसका प्रिंट निकाल लें और उसमें आप फ़िल कर सकते हैं। ये इस तरह का मैंने एक डब्बा ही बना दिया आपको, इसके अंदर आप अपना टॉपिक लिखें और स्कोर टिक करें, टोटल स्कोर करके मुझे भेज दें, ठीक है? दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, यानी आप उसके सर्च करें गूगल स्कॉलर पे, पबमेड पे सर्च करें उसके आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल निकलते हैं उसके आपके पास, ठीक है? उसके बाद आप उसका मुझे बताएँ कि उसकी फिज़िबिलिटी बन रही है। एक आप 4 पॉइंट लिखें, उसके अंदर मुझे लिख के एक मैसेज सेंड करें कि भाई ये मेरा टॉपिक है, इसकी फिज़िबिलिटी अवेलेबल है, इसके पेशेंट इज़िली मुझे इस वार्ड के अंदर मिल जाएँगे, इसका एथिकल कोई मसला नहीं है, इसके मैंने पबमेड में चेक किया तो इतने आर्टिकल निकले हैं, इसके मैंने गूगल स्कॉलर पे चेक किए तो इतने आर्टिकल निकले हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टॉपिक के ऊपर इतना काम हुआ हुआ है, इतना काम नहीं हुआ हुआ है। अगर आप मुझे 5 से 6 चीज़ें लिख के मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, मैं आपको बता दूँगा कि हाँ यार, आपका जो टॉपिक है वो फिज़िबल है या नहीं। इवन आप मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें अपना लिख के ना, वहाँ पे हम रिप्लाई कर देंगे आपको। तो ये टेबल आप अपना मैं आपको सेंड कर दूँगा, जिसको आदत है तो वो इसके ऊपर टिक कर सकता है अलग से अपना बना के, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं जी आगे। आज हमने क्या करना है? आज हमने करना है जी साइनॉप्सिस। कल मैंने आपको कहा था कि कल दूसरा जो कंपोनेंट मैं आपको सिखाऊँगा ना, मेजर, ठीक है? अच्छा, इस क्लास के हमारे ना हमेशा 2 हिस्से होंगे। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताया करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम सिखाने की तरफ जाएँगे। मेन पर्पस जो हमारा इन क्लासेस का है, वो आपको रिसर्च सिखाना है। अच्छा, इसमें हर जो चीज़ मैं कल आपको टॉपिक सिलेक्शन जो आपको मैंने 15 से 20 मिनट में करवाई है, वो एक-एक चीज़ जो है वो 5-5, 6-6 लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन उसकी मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, जितनी की होती है। और उसके अलावा अगर कोई हुआ हमारा, या आप लोग इंटरेस्टेड हुए, जो लोग काम करना चाहें, तो उसके लिए अगर हम अरेंज कर सकें, तो उसमें मैं डिटेल क्लासेस भी अरेंज कर देंगे, उसके अंदर फिर मैं आपको लेके काम करवाया करूँगा। साइनॉप्सिस, उसके बाद हम साइनॉप्सिस कंपोनेंट देखेंगे, फिर ईआरसी अप्रूवल क्या होता है उसको देखेंगे, क्वेश्चनियर क्या होता है, बनाना कैसे है उसका थोड़ा-सा मैं बताऊँगा। एंड में जो हमारा आज का प्रैक्टिकल काम होगा, वो मैं एक इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि लिख कर दिखाऊँ, ठीक है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट पे, ठीक है? ये है जी साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस क्या होता है, ठीक है? प्लान फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, कि रिसर्च आपने कंडक्ट कैसे करनी है, उसका जो आपने प्लान देना है ना, उसको हम साइनॉप्सिस कहेंगे, ठीक है? यानी मैंने एथिकल अप्रूवल लेना है अगर किसी से, एथिकल अप्रूवल कमेटी से, तो मैं उन्हें क्या बताऊँगा, ठीक है? तो मैं उन्हें एक डॉक्यूमेंटेड पेपर दूँगा, जिसके अंदर मैंने कुछ ब्रीफ किया होगा कि मैं स्टडी क्या करना चाह रहा हूँ, उसको हम साइनॉप्सिस कहते हैं, ठीक है? फर्स्ट स्टेप आपका टाइटल सिलेक्शन था। टाइटल सिलेक्ट आपने कर लिया, टॉपिक सिलेक्ट आपने कर लिया, आपने उसका लिटरेचर रिव्यू करके एक डॉक्यूमेंटेड पेपर बनाना है, ठीक है? 2 से 3 पेजेज़ का, जो आप जाके एथिकल अप्रूवल कमेटी को जमा करवाएँगे, उनके आगे प्रेज़ेंट करेंगे और उन्हें आपकी स्टडी का पता लगेगा और आपको एथिकल अप्रूवल देंगे और आप अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द साइनॉप्सिस, सबसे आसान अल्फ़ाज़ जो मैं बयान कर सकता हूँ साइनॉप्सिस की डेफ़िनिशन के लिए, वो ये है।
ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी, अच्छा इसके अब हम देखते हैं कंपोनेंट जी हैं क्या, साइनोप्सिस में होता क्या है। ये 4 कंपोनेंट हैं जी इसके। ठीक है, इसमें भी जो मेन कंपोनेंट्स करने वाले होंगे मैं वो आगे आपको बता देता हूँ। 4 कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से हैं। पहला है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपने बताना है कि इंट्रोडक्शन करवाना है अपने टाइटल का, जो आपकी स्टडी है ना उसका आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। यानी मैंने बताना है मेरा टाइटल क्या है। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी जिस तरह मैंने अपना तारुफ स्टार्ट में करवाया ना, इस तरह आपने एथिकल अप्रूवल कमेटी को अपनी स्टडी का एक तारुफ छोटा-सा देना है। इसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। ये आज हम लिखना सीखेंगे भी। ठीक है, जो अब हम देखते हैं जी, इंट्रोडक्शन में मैंने कहा जी तारुफ करवा दिया, उसके बाद आ जाएँगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी? ये कल भी थोड़ा-सा मैंने बताया था। ऑब्जेक्टिव्स ये है कि जो मैं इंट्रोडक्शन करवाया उसके बाद मैं उन्हें बताऊँगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ये जो मेरा हाइपोथेसिस होगा या जो मेरा क्वेश्चन ऑफ रिसर्च है, उसको मैं टू द पॉइंट्स 1 या 2 पॉइंट के अंदर बता दूँगा, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं और एट द एंड थर्ड चीज़ हमारी मेथोडोलॉजी होगी। इनको मैं आगे ना बारी-बारी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ और एंड पे एक हमारा गैंट चार्ट होता है। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, हमारे पीएमसी भी डिमांड करता है। कुछ स्टडी ये एथिकल अप्रूवल कमेटी के लिए ज़रूरी है ये। रिसर्च के अंदर आपका इसका कोई नहीं है, जब आपने पब्लिकेशन के लिए भेजा तब आपने नहीं देना। एथिकल अप्रूवल कमेटी में अगर आपका दिल करता है तो आप प्रेज़ेंट कर दें, अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो इसका कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी आपको एथिकल अप्रूवल मिल जाता है और इसकी ऐसा कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है? और ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक है? अब आ जाते हैं जी हमारे मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जी आपके, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है? चौथा एक मैंने नीचे लिखा हुआ है जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि रेफरेंसेस। ठीक है, हम लोगों को ये सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि रेफरेंस क्या है, किस फॉर्मेट में लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है? और उसकी ज़रूरत क्या होती है, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एंड पे रेफरेंस की मैंने स्लाइड ऐड नहीं की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ और अगर मुझसे स्किप हो जाए तो आपने लास्ट में मुझे याद करवा देना है और या फिर हम एंड पे इसको कवर कर लेंगे या कल की क्लास में इंशाल्लाह इसको ज़रूर रख लेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ से अब हम शुरू करने लगे अपना इंट्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे किसी का अभी तक कोई सवाल है तो वो पूछ रहे, चैट में एक आया वो मैं देख लेता हूँ। साइनॉप्सिस फिर रिसर्च प्रपोज़ल ही हुआ। जी, जी। ये यही है जी, जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल होता है उसी का दूसरा नाम साइनॉप्सिस होता है। यानी आपने जो प्रपोज़ल एथिकल अप्रूवल कमेटी को देना है, उसी का दूसरा नाम साइनॉप्सिस होता है। जी, इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, तो कैसे लिखना है? इसके 4 कंपोनेंट मैंने डिफ़ाइन किए हैं यहाँ पे। ये स्लाइड मैंने खुद बनाई है, ठीक है? ये आपको बुक्स में डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगा कि चीज़ें मैटर करती हैं एक इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है? इनसे आप कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं या इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, ठीक है? और मुझे उससे कोई मसला नहीं होगा अगर कोई डिफरेंस ओपिनियन इससे रखता हुआ, लेकिन मेरे जो मैटर करते हैं वो ये हैं, ठीक है? इसमें इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना होता है, उसमें सबसे पहले आपने जो आपकी रिसर्च का टाइटल है, उसके अंदर जो मेन वर्ड है, ठीक है? जिसके गिर्द आपने रिसर्च अपनी पूरी ओरिएंट की है, उसको डिफाइन करना है, ठीक है? मैं एक रेफरेंस के तौर पे एक स्टडी को लेके चल रहा हूँ, तो उसी का यहाँ पे ज़िक्र करूँगा, प्रेवलेंस ऑफ अब्डोमिनल ओबेसिटी को लेके चल रहा हूँ। तो प्रेवलेंस ऑफ अब्डोमिनल ओबेसिटी में जो मेन वर्ड है वो क्या है? अब्डोमिनल ओबेसिटी। तो सबसे पहले मैं ओबेसिटी या फिर अब्डोमिनल ओबेसिटी को डिफाइन करूँगा, ठीक है? उसके बाद जो उसके अंदर कोई और अदर वर्ड आ रहा है, अदर वर्ड क्या आ रहा है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसकी एसोसिएशन आगे फाइंड करी बॉडी मास इंडेक्स के साथ और वेट टू हाइट रेशियो के साथ। तो फिर मैं नीचे जाके बॉडी मास इंडेक्स को भी डिफाइन करूँगा और वेट टू हाइट रेशियो को भी डिफाइन करूँगा, ठीक है? उसके बाद जाके मैं अपने पूरे टॉपिक को लिंक करते हुए एलैबोरेट कर दूँगा कि व्हिच इज़ द टाइटल ऑफ माय स्टडी, ठीक है? इसी तरह अगर मैं किसी और स्टडी की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे कल थी, वो यूरेट्रोस्कोपी के वजह से जो सेप्सिस हो रहा है, उसके ऊपर जो स्टडी थी, हम उसकी तरफ अगर चलते हैं, तो उसमें देखिए आप जी, मैं पहले सबसे पहले जो ज़िक्र करूँगा, वो करूँगा जी मैं यूरेट्रोस्कोपी को डिफाइन करूँगा। उसके बाद मैं सेप्सिस को डिफाइन करूँगा, ठीक है? उसके बाद उसको मैं थोड़ा-सा इलैबोरेट करूँगा कि यूरेट्रोस्कोपी की वजह से जो सेप्सिस हो रहा है, उसके ऊपर ये है, ठीक है? ये मेरा टाइटल है, ये मेरी स्टडी का टाइटल है, तो मैं उसे इलैबोरेट कर दूँगा। ये थी पहला चीज़ जो आपने पहले पैराग्राफ के अंदर लिखनी है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा पैराग्राफ या दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं आप दूसरा पैराग्राफ यहीं से बनाएँ, आप उसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो होगा लिटरेचर रिव्यू या थ्योरी, यानी जो मेरा टॉपिक है उसकी वजह क्या है?
अगर वो कोई डिजीज है तो उसका कॉज क्या है, या वो कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से मुझे स्टडी करने की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, अगर प्रेवलेंस ऑफ एब्डोमिनल ओबेसिटी मैं देख रहा हूँ, तो एब्डोमिनल ओबेसिटी की वजह से मुआशरे में या इंसानों पे क्या इफेक्ट आ रहा है, जिसको कम करने के लिए या जिसकी प्रेवलेंस के लिए मैं उस पर स्टडी करना चाह रहा हूँ। मैं कहूंगा कि एब्डोमिनल ओबेसिटी की वजह से, या फिर मैं अभी आपको रेफरेंस स्टडी जो दूसरी दिखानी है मेरी जो पब्लिश हुई है, वो है कि असेसमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या लाइफस्टाइल ऑफ मेडिकल स्टूडेंट। अब मैंने फिजिकल एक्टिविटी या लाइफस्टाइल क्यों स्टडी किया, दूसरे पैराग्राफ है, दूसरी चीज़ जो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बयान करनी है वो बयान करनी है। उसमें मैं कहूँगा कि जी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसका डायरेक्ट रोल है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर या उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, यानी मैं कहूँगा कि जो ओबेसिटी आ रही है उसकी जो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर हैं, जो हमें स्टडीज़ कहती हैं, वो उसके अंदर एक उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो है, दूसरा उनका लाइफ़स्टाइल किस तरह का है, ठीक है? तो इसीलिए मैं इनको देखना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं उसकी कॉज़ेज़ और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जिनकी वजह से स्टडी करने जा रहा हूँ, वो थोड़े-से इलैबोरेट या जो उसके ऊपर काम हुआ हुआ लिटरेचर, उसको थोड़ा-सा लिख दूँगा। तीसरे नंबर पे या तीसरे पैराग्राफ में जब हम जाएँगे, तो वहाँ पे मैंने उनको स्टैट्स देने हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ, उसकी कोई वजह है। अच्छा, ऊपर भी मैं कह रहा था कि रेफरेंस की हर चीज़ जो ऊपर से नीचे तक आपने अपनी स्टडी में लिखनी है, इंट्रोडक्शन के अंदर हर चीज़ का आपने रेफरेंस मेंशन करना है। जो भी बात करनी है मैंने किसी पब्लिश्ड शुदा आर्टिकल, किसी स्टडी, कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या किसी और सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन या किसी ऑथराइज्ड सर्टिफाइड बुक की लाइन होनी चाहिए और मैं उसका नीचे रेफरेंस मेंशन करूँगा। कोई भी बात यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से नहीं करनी एक्सेप्ट जो एंड पे मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स या जो मेरे रीज़न्स देने हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई यानी रेफ़रेंस मेंशन करूँ क्योंकि वो मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है? उसके अलावा हर चीज़ जो मेरी यहाँ पे होगी उसके लिए मैंने रेफ़रेंस लाज़मी देना है। ठीक है? तो पहले हमने कहा जी मैंने प्रॉब्लम डिफाइन कर दी, दूसरे पे मैंने थ्योरी और लिटरेचर व्यू दे दिया, तीसरे पे अब मैंने उसके स्टैट्स देने हैं। स्टैट्स क्या देने हैं? मैंने प्रेवलेंस देखनी है तो मैं प्रेवलेंस बताऊँगा, या मैंने फिज़िकल एक्टिविटी या लाइफ़स्टाइल को स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं क्यों स्टडी कर रहा था, जो उसके इफ़ेक्ट्स थे उसके मैंने स्टैट्स देने हैं। कि जी मेडिकल स्टूडेंट के अंदर ओबेसिटी रिपोर्ट हो रही है, ग्लोबल लेवल पे 60% या 40% फाइनल ईयर का स्टूडेंट है जो एब्डोमिनल ओबीज़ है, या 30% जो स्टूडेंट है, अगर मैं मेटाबॉलिक डिज़ीज़ को रिलेट कर रहा हूँ, 30% स्टूडेंट के अंदर मेटाबॉलिक डिज़ीज़ रिपोर्ट हो रही है, या 20% जो स्टूडेंट हैं वो डिप्रेसिव इलनेस का शिकार हो गए हैं, लाइफ़स्टाइल या फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, या उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। जिस चीज़ का मैंने अपने टाइटल के अंदर कहा है कि मैं उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ, तो मैंने उसके स्टैट्स पहले ग्लोबल, वर्ल्ड के ऊपर अगर मुझे मिल रहे हैं तो वो मेंशन करूँगा, अगर ग्लोबली नहीं मिल रहे मुझे तो मैं रीजनली मेंशन करूँगा, लेकिन अगर मेरे पास ग्लोबल भी है और रीजनल भी है, तो पहले मैं ग्लोबल लिखूँगा, फिर मैं रीजनल लिखूँगा। रीजनल क्या है? यानी मैंने पहले वर्ल्ड के लेवल पे लिख दिए, फिर मेरा जो रीजन है साउथ एशिया, मैं एशिया के लेवल के ऊपर लिखूँगा, ठीक है? उसके बाद लोकली, लोकली क्या पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई स्टडी नहीं मिली, तो इंडिया में या जो मेरा करीबी कोई मुल्क है, उसके अंदर जो लोकल उसके स्टेट्स हैं, मैं वो भी मेंशन करूँगा। तो तीसरा हमारा ये होता है। ये यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ज़रूरी क्यों है, ठीक है? ये मेरे स्टैट्स वो उसको शो करवा देंगे। उसके बाद जो चौथी चीज़ हमारी यहाँ पे आएगी, जब मैं अब स्टडी को कंक्लूड करने जाऊँगा अपने इंट्रोडक्शन को, वहाँ पे मैं उसे बताऊँगा कि ये अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मैंने उसे लेके जाना है। मैंने उसको बता दिया कि ये मेरा स्टडी का टाइटल था, ये थोड़ा-सा उसके इफ़ेक्ट्स और कॉजेज़ लिख दिए, उसके स्टैट्स लिख दिया। मैं उसको कहूँगा कि इसके ऊपर इतना-इतना काम हो चुका है, ये वाला काम होने वाला बाकी है, उसमें से मैं ये वाला काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो ये जो आखिरी मेरा होगा जिसमें मैंने स्टडी को अब मोल्ड करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लेके जाना है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे रेफ़रेंस आप इस चीज़ का ज़रूर दे सकते हैं कि ये काम हो चुका है। जो रहता है उसका भी दे सकते हैं। जो आप करना चाह रहे हैं उसका आपको रेफ़रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स टू द पॉइंट नहीं लिखने, स्टडी को मोल्ड करते हुए उस तरफ लेके जाना है कि ये वाले मेरे ऑब्जेक्टिव्स या ये मैं करना चाह रहा हूँ या ये मेरा हाइपोथेसिस या क्वेश्चन ऑफ स्टडी है। ये मेरा आखिरी पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का। ये अच्छा, अब इसकी लेंथ के मतलब लोग पूछते हैं, इसकी लेंथ जो होती है ना आइडली ए वर्ड का जो आपका रेगुलर पेज होता है, ठीक है? फ़ॉन्ट 12 या 16 के साथ आप 1 से डेढ़ 16 नहीं 12 से 14 रख लें, 12 आइडियली होता है, ठीक है? तो 12
फॉन्ट साइज हो आपका, तो 1 to 1.5 पेज इज इनफ फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, और रेफरेंसेस कितने होने चाहिए? 7 to 8 रेफरेंसेस आर मोर देन इनफ। 10 तक आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आइडली कोशिश करें आपके 7 से 8 रेफरेंसेस हो। तो 7 से 8 रेफरेंसेस जो है वो आपके मोर देन इनफ है फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी आगे। इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। नेक्स्ट मेरी हेडिंग जो आएगी साइनॉप्सिस के अंदर, वो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? जो एंड पे मैंने अपने हाइपोथेसिस या क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा, उसको एग्जैक्ट मैंने हेडिंग देनी है ऑब्जेक्टिव्स, और विद इन 1 या 2 लाइन में अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दी हैं। जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखें, मैंने अपनी पहली स्टडी का डिफाइन किया हुआ है, to assess the eating habits, lifestyle, and physical activity and their impact on health of students of फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक लाइन के अंदर मैंने अपना पूरा ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया। ठीक है, नीचे मैंने एक और स्टडी जो थी उसका लिखा हुआ है, वो आप देख लें। वो क्या है जी? ऑब्जेक्टिव स्टडी वाज टू एक्सप्लोर द एटीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग बाय प्रेग्नेंट वुमेन रिगार्डिंग एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंक्सियोलिटिक यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये देखें 1 लाइन या 2 लाइन्स के अंदर उन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन कर दिया है। इसी तरह जो भी आपकी स्टडी होगी उसका आपने ऑब्जेक्टिव इस तरह 1 to 2 लाइन में जो आप डिफाइन कर देंगे, इसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी हम तीसरी चीज़ जो मेरी साइनॉप्सिस के अंदर होगी, वो होती है मेथोडोलॉजी। ठीक है, ये आपको देखने में बड़ी लंबी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत आसान काम, और सबसे आसान काम जो साइनॉप्सिस में तो वो ये होता है। ये इसलिए आसान होता है कि आपके पास बना बनाया फॉर्मेट होता है और आपने सिर्फ 2-2 वर्ड इसके अंदर एडिट करने हैं। ठीक है, पहले नंबर पे है स्टडी सेटिंग। स्टडी सेटिंग आपकी लोकेशन है, आप कहाँ करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ अलाइड हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं कहूँगा इन द अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद पाकिस्तान। मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ डीएचक्यू हॉस्पिटल में, इन द डीएचक्यू हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल फैसलाबाद पाकिस्तान। मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ पंजाब मेडिकल कॉलेज पे, इन द पंजाब मेडिकल कॉलेज या इन द फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये स्टडी सेटिंग आ गई। अब आ जाता है हमारे पास स्टडी डिज़ाइन या फिर स्टडी टाइप क्या है। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे जी स्टडी डिज़ाइन और स्टडी टाइप। ये जो कल मैंने आपको डिफाइन की थी कि मेरी स्टडी कौन सी है, ये मैंने यहाँ पे बताना होता है कि मैं कौन सी स्टडी करने जा रहा हूँ। क्या मेरी स्टडी क्वांटिटेटिव है, या मेरी क्वालिटेटिव है, या मेरी उसके बाद केस रिपोर्ट है, केस सीरीज है। जो भी मेरी उसकी टाइप है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करनी है, और कौन सी डिस्क्रिप्टिव है या एनालिटिक है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं, या ऑब्जर्वेशनल है। ठीक है, ये स्टडी की टाइप यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। फिर स्टडी ड्यूरेशन, कि मैं किस मुद्दत से किस मुद्दत के दौरान अपनी स्टडी कंडक्ट करूंगा। ये आइडली 6 मंथ्स होती है, आप लिख देते हैं केजी में। और इस सब पूरे मेथोडोलॉजी में ना अपने विल का फ्यूचर सेंटेंस यूज करना है, क्योंकि आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं ईआरसी को। लेकिन जब आप स्टडी पब्लिश करवाने की तरफ जाते हैं, फिर ये सारा पास्ट में हो जाता है कि आई वाज कंडक्टेड, वाज ड्यूरिंग, फिर ये पास्ट में हो जाता है। ठीक है, अब ड्यूरेशन क्या है जी? मैं कहता हूँ कि मैंने आज स्टडी शुरू करनी है जी। अभी कौन सा जुलाई का मंथ चल रहा है, मैं कहूँगा फ्रॉम जुलाई 15 टू 6 मंथ का या 3 मंथ का मैं गैप डाल के, 3 मंथ भी होते हैं 6 मंथ भी होते हैं। ठीक है, मैं 3 मंथ का गैप डालता हूँ। मैं कहता हूँ फ्रॉम 15 जुलाई टू अगस्त सितंबर अक्टूबर, 15 अक्टूबर, इन 3 माह के अंदर मैंने कंडक्ट करनी है। उसके बाद आ जाता है सैंपल साइज। अब सैंपल साइज ये नहीं है कि मैं जितना चाहूँ उतना रख लूँ, वो मैंने निकालना होता है। इसके लिए एक फ़ॉर्मूला है, जब मैं आपको एनालिसिस करवाऊँगा ना, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला मैं वो आपको समझाऊँगा डिटेल से। इसके लिए वैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी मौजूद है। गूगल के ऊपर डब्ल्यूएचओ का भी सैंपल साइज़ कैलकुलेटर मौजूद होता है, वो आप लिखेंगे तो निकल आएगा। उसके अलावा वैसे भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होते हैं, लेकिन मोस्टली जो इनकरेज की जाती है चीज़ वो होती है कि आपने मेथड जो है ना वो यूज़ किया हो फ़ॉर्मूला। ठीक है, उसको आप मेंशन कर दें कि जी फलाँ फ़ॉर्मूला जो है उसका नाम लिखें और कहें कि मैंने उससे निकाली है। वरना आप अगर डब्ल्यूएचओ कैलकुलेटर यूज़ किया तो वो भी ऑथेंटिक आप मेंशन करें कि मैंने डब्ल्यूएचओ कैलकुलेटर के साथ निकाला है। ठीक है, लेकिन आपने मेंशन करना होता है कि सैंपल साइज़ कितना है, कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल रखा था मैंने, कितनी मैंने मार्जिन ऑफ एरर रखा था। ये सारी चीज़ें एनालिटिक हैं, जो एनालिसिस करवाऊँगा तब समझाऊँगा। ठीक है, ये लिख के और किस फ़ॉर्मूले से निकालना है मैंने, ये आपने लिख देना है। फिर सैंपलिंग टेक्नीक कौन-सी है मेरी। ठीक है, सैंपलिंग टेक्नीक में ये आता है जी वो मैंने रैंडम सैंपलिंग की है, मैंने सिस्टेमिक सैंपलिंग की है, या मैंने स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की है। रैंडम क्या है जी? मैंने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था, तो जितने उसके स्टूडेंट थे उसमें से रैंडम जो-जो मुझे मिलता गया मैंने उसको क्वेश्चनियर दिया और मैंने उससे फिल करवा लिया। रैंडम सैंपलिंग है। जब मैं लाइडो हॉस्पिटल के मेडिसिन वार्ड में था, वहाँ पे जो-जो पेशेंट आया, मैं उसको देता गया, या जो-जो पेशेंट माँगता गया मैं उसे देता गया, और मैं सैंपल मैंने कलेक्ट कर लिया। ये है रैंडम सैंपलिंग। सिस्टेमिक क्या है कि मैंने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि जी
हमारे पास मिसाल के तौर पे 1000 स्टूडेंट है, ठीक है? मेरा सैंपल साइज़ निकला जी 300 का निकला, ठीक है? मैंने 1000 को 300 पे डिवाइड किया, मेरे पास वो फैक्टर आ जाएगा कि ठीक है? उस हर यानी हर चौथे स्टूडेंट से मैंने हर क्लास के हर चौथे रोल नंबर से मैंने क्वेश्चनियर फिल करवाया। इसको मैं कहूँगा सिस्टेमिक सैंपलिंग, ठीक है? उसके बाद एक आती है स्ट्रैटिफ़ाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफ़ाइड सैंपलिंग क्या होती है? उसमें ये होता है अच्छा इनकी मैं सेपरेट स्लाइडें नहीं बनाई, मैंने कहा था आपको ये एक-एक जो है 2-2 3-3 लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल है। इस पे आपने परेशान नहीं होना, जब आप करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाता है इसमें वरना जो सबसे सिंपल है वो आप रख लेते होते हैं, रैंडम सैंपलिंग रख लें या स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग रख लें। स्ट्रैटिफाइड में हम थोड़ा-सा ये करते हैं कि रेशियो बैलेंस करने के लिए, यानी अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 60% फीमेल्स हैं या 80% फीमेल्स हैं, 20% मेल्स हैं, मैं रैंडम कलेक्ट करूँगा तो मेरे पास जो सैंपल साइज़ में तो सारी फीमेल्स ही आ जाएँगी, मेल आएँगे ही नहीं। मैं 50-50 रखने के लिए मैं देखूँगा कि मेरा अगर सैंपल साइज़ 322 निकला है, तो मैं उसको हाफ़ पे डिवाइड करूँगा 50% जो मेरा निकलेगा यानी 150 150 के करीब जो निकलेंगे, वो मैं मेल साइड से फिल करवाऊँगा और 150 करीब ही मैं फीमेल साइड से फिल करवाऊँगा। ये मेरी स्ट्रैटिफ़ाइड सैंपलिंग हो जाएगी जिसके अंदर मैंने बराबर रखा है। मोर स्ट्रैटिफ़ाइड मैं करूँगा तो मैं उसको फाइनल ईयर, 4th ईयर, 3rd ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर हर जो क्लास है उसमें बराबर फ़िल करवाऊँगा ताकि इक्वल मेरे पास डाटा आए क्योंकि जब फिर मैं उसको एनालिसिस करूँगा तो मेरे जो रिज़ल्ट होंगे और ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे। ठीक है? जब मैं कंपैरिज़न विदिन द ईयर्स करूँगा तो मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल दोनों साइड पे होने चाहिए। इसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है? उसके बाद एक स्नोबॉल भी होती है। स्नोबॉल क्या होता है कि मैंने जी एक मेरा दोस्त था सेकंड ईयर के अंदर मैंने उसको सेंड किया, उसको कहा पूरी क्लास में सेंड कर दे, ठीक है? उसको मैंने कहा कि यार कि किसी और मेडिकल कॉलेज को भी सेंड कर दे, उसने भी आगे पूरी अपनी क्लास से फिल करवा लिया। यानी एक बंदे को किया, उसने आगे काफ़ियों से करवा लिया, उसने आगे सेंड किया, उसने फिर आगे काफ़ी लोगों से करवा दिया। इसको कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। मेरा प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है? मैं सही है। किस लास्ट सैम्पलिंग आपने कौन सी कहा है? जी, लास्ट होती है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल इफ़ेक्ट आपने देखा होगा यानी एक अगर आप कहीं पे गए हो ना हिली एरिया में और आप उसकी पीक के ऊपर हैं, यस। वहाँ से आपने एक छोटी-सी बॉल ली है, उसको अपने वहाँ से रोल किया तो नीचे आती-आती वो फुल कोई बड़ा एक बर्फ़ का गोला बन जाएगा। इसको कहते हैं स्नोबॉल इफ़ेक्ट। इसमें मैंने क्या किया, मैं एक यानी मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ या मैं उसका प्रिंसिपल हूँ। ठीक है, मैंने बाकी अपने 2-3 दोस्त जो है प्रिंसिपल हैं, उनको भी मैंने कॉल किया, उन्हें मैंने कहा यार ये ज़रा फ़िल तो करवा देना और जो तुम्हारे आगे जानने वाले हैं उनसे भी फ़िल करवा देना। ठीक है? अब मैंने उनको 4 लोगों यस। को सेंड किया। उन 4 लोगों ने आगे अपने जो उनके नीचे 12-12 टीचर थे उनको सेंड किया। उन 12-12 टीचरों ने आगे जो 100-100 की क्लास पढ़ा रहे थे उनको सेंड किया। तो ये स्नोबॉल इफ़ेक्ट से वो कितनी ज़्यादा तादाद में फ़िल हो जाएगा, इसको कहेंगे हम स्नोबॉल सैंपलिंग। आ गई समझ? यस। ठीक हो गया। थैंक यू। अब आ जाते हैं डाटा कलेक्शन सैंपलिंग टेक्निक आ गई हमारे। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर क्या है कि मैं किस तरह कलेक्ट करूँगा? विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर करूँगा, ठीक है? किससे करूँगा? कैसे करूँगा? ठीक है? ये हमारी होगी डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है? यानी मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, ठीक है? या मैं फिज़िकली जाके करूँगा, ठीक है? खुद फ़िल करूँगा या उससे फ़िल करवाऊँगा, ये हमारा डाटा कलेक्शन प्रोसीजर होगा। कब करूँगा और कैसे करूँगा? अब आएगा डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट है कि किस तरह आप ले रहे हैं, यानी क्वेश्चनियर की फॉर्म में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या आप लैब रिजल्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आपके पास कोई तीसरा यानी इस तरह की कोई और चीज़ देख लें। यानी इंस्ट्रूमेंट आपने कौन-सा यूज़ किया? जैसे अब जब हमने दूसरी स्टडी की थी जिसके अंदर मैं फिज़िकल एक्टिविटी को देखने जा रहा था, फिज़िकल एक्टिविटी का स्केल मेरे पास क्या है? कौन-सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए मैं फिज़िकल एक्टिविटी मेज़र करूँगा? ठीक है, इसके लिए फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम इंटरनेशनल कोई क्वेश्चनियर्स बने होते हैं। वो चीज़ें जिनका कोई स्केल मौजूद नहीं होता, उनका भी कोई ना कोई स्केल मौजूद होता है, अगर आप उसको सर्च करेंगे। तो इंटरनेशनल क्वेश्चनियर था जिसके ज़रिए आप फिज़िकली एक्टिविटी जो है किसी पर्सन की उसको एक्सेस कर सकते हैं। असेस करने के लिए उसमें क्या होता है 10-10 सवाल दिए होते हैं उन्होंने। जब वो 10 सवाल फिल करता है उससे उसका स्कोर बनता है। ठीक है, उस स्कोर से मैं देख लेता हूँ जिसका स्कोर मैं कहता हूँ कि 6 से ऊपर है मैं कहूँगा मोर एक्टिव है, जिसका 6 टू 4 के दरमियान में है मैं उसे कहूँगा मॉडरेट है, जिसका लेस दैन 4 आया उसको मैं कहूँगा कि वो लीस्ट एक्टिव पर्सन है। ठीक है? तो ये होता है सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो फिर वो जो सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंट या वो जो स्पेसिफिक क्वेश्चनियर होगा उसको मैं मेंशन करूँगा और उसका मैं वो दूँगा रेफरेंस दूँगा। ठीक है? या मैंने वेट के ऊपर कोई रिसर्च किया तो जो वेट स्केल मैंने यूज़ किया है, ठीक है? वो किस कंपनी का था, ठीक है? वो भी मैं मेंशन करूँगा, ये मैंने इंस्ट्रूमेंट इसके लिए ये इस्तेमाल किया। अगर मैं लैब में जा रहा हूँ तो फिर मैंने लैब का अगर मैंने यानी हीमोग्लोबिन का सैंपल जो है एचबी के ऊपर रिसर्च की है, तो मैंने किस टेक्नीक के साथ और कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए उस लैब के रिज़ल्ट को मॉनिटर किया वो मैं मेंशन करूँगा।
उसके बाद 8वां आ जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। आपने वो सॉफ्टवेयर मेंशन करना है जिसके साथ आपने एनालिसिस करना है। यानी हम सब लोग एसपीएस इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, तो एसपीएस का वर्जन भी मेंशन कर देते हैं अक्सर ना। यानी मैंने 20 किया, 22 किया, 25 किया, 26 किया है, ठीक है? तो वो आप मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन में आपने बताना होता है कि मैंने एथिकल जो यहाँ पे आपने जब ईआरसी के लिए अप्लाई करेंगे आप लिख देंगे कि कोई एथिकल इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है? मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो की हैं और मैं जो रिसर्च होगी वो कोई एथिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन या किसी एथिकल इशू को नेगेट नहीं करेगी, ठीक है? उसको एथिकल क्राइटेरिया या उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए मैं ये रिसर्च करूँगा, ठीक है? कोई भी मेरा इसके अंदर क्वेश्चन अनएथिकल नहीं होगा। लेकिन जब आप इस रिसर्च को पब्लिश करवाने की तरफ जाएँगे तो एथिकल कंसिडरेशन के अंदर आपने यहाँ पे अपना जो एथिकल आपको अप्रूवल सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। ठीक है, वो आपने सर्टिफ़ाइड दायरे से लेना होता है, तो वो एक जिस तरह हमारी कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है ना, इसी तरह एथिकल अप्रूवल का भी आपका सर्टिफ़िकेशन का नंबर होता है। वो नंबर और जिस दायरे से लिया होता है, वो आप यहाँ पे नाम मेंशन कर देते हैं अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर। 10 पे आता है इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ये एथिकल अप्रूवल के वक़्त भी बड़ा ज़रूरी होता है। लोग पूछते हैं कि आपने किस फ़र्द को अपनी स्टडी में इंक्लूड करवाया, उसका क्राइटेरिया क्या था? ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैंने एब्डोमिनल ओबेसिटी देखी है, तो मैं जी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है? उसकी जी दू दूसरा ये होगा जी, ये क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर वो वहाँ का स्टूडेंट हो, यानी ग्रेजुएट ना हो चुका हो, ठीक है? नंबर 3 पे वो विलिंग हो जो क्वेश्चनेयर है वो फिल करने के लिए और वो मुझे कंसेंट देगा कि मैं उसका वो डाटा कलेक्ट कर लूँ, ठीक है? एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा? जी स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं होगा उसको मैं नहीं करूँगा, ठीक है? जो एक्स स्टूडेंट होगा उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है? और जो मुझे कंसेंट नहीं देगा उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। ये हर स्टडी टू स्टडी वेरी करेगा। वो आपने उस हिसाब से इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लिख लेना है। अच्छा ये थोड़ा डिटेल में हो गया लेकिन ये आपको समझ आ गया होगा कि इतना मुश्किल नहीं है। तो इसकी मैंने स्लाइड ज़्यादा नहीं बनाई हुई थी, एक में ही समझाया तो इसके मतलब किसी का कोई सवाल है तो ना अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा इसमें इन्होंने कहा कि साइनॉप्सिस का टाइम ज़्यादा लग सकता है। जी, ज़्यादा लग सकता है। इसमें कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है? लेकिन आप जब फिर उसको ईआरसी में आपने जो टाइम मेंशन किया ज़रूरी नहीं है कि आप जो अपना उधर स्टडी जब आप पब्लिश करवाने जा रहे हैं उस दौरान भी वही टाइम रखें। आप उसको थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं, इतनी का आपको ना होती है। लेकिन अगर आप एग्ज़ैक्ट भी लिख लें उसमें भी यानी मैंने स्टडी की है इस साल, तो मैं छपवाने जा रहा हूँ उसको अगले साल या अगला साल हो गया उसको छपवाते-छपवाते, ठीक है? तो मैं ये वाली भी लिख के भेजूँगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं उसकी स्टडी की जो ड्यूरेशन है वो चेंज कर दूँ उसके अंदर, तो मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है? उसमें इतना इश्यू नहीं होता। ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कम टाइम भी लग सकता है, लेकिन हमने एक प्रपोज़्ड टाइम देना होता है उन्हें ताकि उन्हें आइडिया रहे। कैन वी डू रिसर्च इन अदर यूनिवर्सिटीज़ टू लाइक सेम रिसर्च ऑन ओबेसिटी इश्यूज़ इन फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? जी, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड इश्यू आपको वही आता है कि जो स्टूडेंट के ऊपर की हुई रिसर्च होती है ना, उसको जो जर्नल होते हैं ना, वो डिस यानी पब्लिशिंग के दौरान आपको मसला कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपने अच्छी की हो, तो पब्लिश हो सकती है, ठीक है? लेकिन आपको वहाँ पे डाटा कलेक्शन के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी से भी एथिकल अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपका फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का अप्रूवल नहीं चलेगा। आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ईआरसी डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से एथिकल अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है? और उसके अंदर या फिर आप किसी एक स्टूडेंट को इन्वॉल्व करें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन इसमें आपको थोड़ा-सा इश्यू फिर आएगा पब्लिशिंग के दौरान भी और बाद में भी कि आप स्टूडेंट इधर के थे तो आपने उधर जाके क्या काम किया है? क्योंकि हमारी मेडिकल की रिसर्च है तो कोशिश करनी चाहिए कि मेडिसिन से रिलेटेड ही रहे। लेकिन हाँ, अगर आप उसको ओबेसिटी के टर्म में लेंगे तो हो सकती है, मसला कोई नहीं लेकिन इसमें अप्रूवल आपको दूसरी यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा। Please mention the reference to scale for rating research topic you mentioned earlier. इसमें कोई स्केल एज़ सच हमारे पास मौजूद नहीं होता कि मैं कहूँ कि उसकी जो रिसर्च टॉपिक है उसकी रेटिंग मैं कैसे करूँगा। ठीक है, वो एक हर बंदे ने अपना बनाया हुआ है। जैसे वो मैंने टेबल दिया था ना उससे आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है। ठीक है कि असल पॉइंट वही है जो मैंने कल आपको समझाए थे। आपने खुद असेस करना है कि क्या मेरा जो टॉपिक है वो पब्लिश हो सकता है, नहीं हो सकता। अब उसको असेस करने के लिए आप वो जो टेबल है उसके 8 पॉइंट्स के अंदर फिट करके देख लें उसको, उसका स्कोर कैलकुलेट कर लें। या जिस तरह मैंने आप बताया था आप उसका लिटरेचर रिव्यू करके देखें कि उसके ऊपर काम हुआ या नहीं हुआ। वो फ़िज़िबल है या नहीं, ये फ़ैसला आपने करना है। इसके लिए ऐसा कोई कैलकुलेटर दुनिया में मौजूद नहीं है कि आप उसके ऊपर डालें और वो आपको बता दे कि स्टडी फ़िज़िबल है या नहीं। ये आपने अपने माहौल के मुताबिक खुद करना है या जो आपका सुपरवाइज़र है उससे असिस्ट ले लें, वो आपको बता देगा, ठीक है? उसने भी इन्हीं चीज़ों के ज़रिए देखना है जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? और भाई पॉइंट 8 थोड़ा एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर इसमें भाई
सिर्फ आपने सॉफ्टवेयर का नाम बताना है कि किसके ज़रिए आपने एनालिसिस करना है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर कौन-सा होता है? ये जब मैं एनालिसिस करवाऊँगा तब मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है? वैसे जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है उसको हम एसपीएसएस कहते हैं। एसपीएसएस नाम है सॉफ्टवेयर का, उसके आगे वर्जन होते हैं, 20 होता है, 19 होता है, 18 होता है, ठीक है? वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ईआरसी क्या होता है? एथिकल रिव्यू कमेटी अप्रूवल। ठीक, ईआरसी कहते हैं हम एथिकल रिव्यू कमेटी को। ये क्या होता है? ये हर इंस्टीट्यूशन जो होता है ना उसकी एक होती है, ठीक है? अगर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो उस सिटी का जो होता है ना, उस सिटी की भी एक होगी जहाँ से आपने लेनी होती है। यानी अगर हमने फैसलाबाद में करनी है तो आप फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से लेके भी सिटी में कर सकते हैं। वहाँ जो सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे भी ये मौजूद होता है बोर्ड जहाँ से आपने इजाज़त लेनी होती है, ठीक है? तो आपके पास किसी भी सर्टिफ़ाइड अदारे का अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है? अगर आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लेनी है तो अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उनकी जो एथिकल रिव्यू कमेटी होगी वहाँ से अप्रूवल लेना है और आपने वो स्टडी कंडक्ट करनी है फिर वहाँ पे, ठीक है? आप फैसलाबाद में माहौल को स्टडी करना चाहते हैं जो तो इनका महकमा माहौलियात जो होगा वहाँ से आप इजाज़त लेंगे और आप वो स्टडी कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है? इसमें आपने अब क्या करना होता है, जो हमने साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोज़ल बनाना वो इनके लिए बनाना है हमने, ठीक है? तो हमने अपना रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँगे। हर जो ईआरसी होती है उनकी वेबसाइट के ऊपर या उनके पास आप जब जाएँगे वो आपको एक फ़ॉर्म देते हैं, ठीक है? उस फ़ॉर्म को आपने फ़िल करना होता है जिसमें आप अपने नाम, आप ऑथर्स के नाम ऐड करेंगे, अपने सुपरवाइज़र का नाम ऐड करेंगे, आपका जो कुछ वो चीज़ें पूछेगा, उनको आपने टिक करना होता है, कुछ वो बताएगा कि आज एथिकल आपने गाइडलाइंस फ़ॉलो की हैं या नहीं, फलाँ चीज़ आपकी कॉन्ट्राडिक्ट कर तो नहीं रही, वो सारे आपने टिक वगैरह कर देने हैं, ठीक है? अगर कोई है वहाँ पे तो वो आपने मेंशन करना होता है। उसके साथ फिर आपने अपना प्रपोज़ल अटैच करना होता है, प्रपोज़ल वही आपका इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी और ऑब्जेक्टिव्स ये आप अटैच करेंगे, ठीक है? और कंसेंट फॉर्म एक उनका अपना भी मौजूद होता है, वरना अगर मौजूद ना हो तो वो आपसे कंसेंट फॉर्म भी डिमांड करते हैं कि आपने जो कंसेंट वैसे हम एज़ सच इजाज़त लेते नहीं है लेकिन मेंशन करनी ज़रूरी होती है और अगर आप लें तो बहुत अच्छी बात है। कंसेंट फॉर्म आप बनाते हैं जिसके ऊपर जिस बंदे से आपने डाटा कलेक्ट करना है, वो आपको उस कंसेंट फॉर्म पे अपनी इजाज़त देता है और आप फिर आप वो डाटा कलेक्ट करते हैं उससे, ठीक है? तो ये फॉर्म हमने सबमिट ज़रूर करवाना होता है, बाद में आप फिल करवाएँ या ना करवाएँ वो आपकी सरदर्दी होती है। लेकिन आपने मेंशन करना होता है कि मैंने कंसेंट लेके कंसेंट तो ज़ाहिर बात है जो डाटा दे रहा है उससे मैंने ले ही ली है, तो उसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हम रखते नहीं है लेकिन आपने मेंशन ज़रूर करना होता है, इसको कहते हैं हम ईआरसी, ठीक है? और बाद में जब ईआरसी आप अप्लाई करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट से आज तक प्रेजेंटेशन नहीं ले रहे, वरना किसी भी जो होती है ईआरसी कमेटी वो आपसे ना वो माँगती होती है, प्रेजेंटेशन माँगती है, आपने जाना होता है वहाँ पे जाके अपनी अपनी स्टडी प्रेज़ेंट करनी होती है, ठीक है? प्रेज़ेंट के बाद वो कुछ आपसे काउंटर क्वेश्चन्स करते होते हैं, वो अगर आपने लिटरेचर रिव्यू अच्छा किया हुआ है और अच्छे आर्टिकल आप पढ़ के गए हैं, तो आप उनके सवालों के जवाब दे देते हैं और अगर वो आपसे सैटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर वो आपको इश्यू कर देते होते हैं सर्टिफ़िकेट, जो वो सर्टिफ़िकेट इश्यू करेंगे उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर और वो जो इदारा है जिससे आपने एथिकल अप्रूवल लिया, ये आपको अपनी स्टडी पब्लिश करवाने के वक़्त चाहिए होता है। अब आ जाते हैं जी हम इससे अगली चीज़ पे, अब हमारा क्वेश्चनियर, ठीक है? क्वेश्चनियर होता है वो सर, जी जी, ये जो आपने अभी लिटरेचर स्टडी करने का कहा है, तो ये हमने किस चीज से रिलेटेड करना होता है स्टडी? आपके टॉपिक से रिलेटेड सर, उसी से रिलेटेड जो मतलब लास्ट ईयर्स में आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उन्हें स्टडी करना होता है? जी, जी, आपने अपना टॉपिक कल मैंने जैसे बताया था ना गूगल स्कॉलर पे लिखा, आपने पबमेड के ऊपर लिखा है, ठीक है? आपने जी। इंट्रोडक्शन भी कैसे लिखना है वो मैं अभी बताऊँगा, वो भी आपने वहीं से लिखना है, ठीक है? अब मेरा टॉपिक अगर मैं कहता हूँ कोई एक टॉपिक का मुझे नाम बता दें जो आप करना चाह रही हैं, मैं फिर बताता हूँ कैसे आपने उसका लिटरेचर रिव्यू करना है। सर, मतलब किस तरह का टॉपिक रिलेटेड हो? चले मैं वो ही बता देता हूँ ना, हम कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे वो यूरोलॉजी वाला हम देखते हैं कि यूट्रोस्कोपी के अंदर सेप्सिस के कितने चांसेस हैं, इसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है? अब इसका यस। लिटरेचर रिव्यू क्या होगा? उसके रिलेटेड जितने आर्टिकल पब्लिश हुए हुए हैं, ठीक है? यूट्रोस्कोपी के ऊपर, उसके सेप्सिस के ऊपर, ठीक है? उसके इफ़ेक्ट्स के ऊपर, वो सारे उसमें से मैक्सिमम जो अच्छे मुझे लग रहे हैं ना, कम से कम कोई 15-20 मैं पढ़ के जाऊँ। ठीक है? इसको कहते हैं ओके। लिटरेचर रिव्यू करके गया हूँ, ताकि वो उसके मुतालिक मुझसे सवाल पूछने वो कहेंगे कि यार सेप्सिस को डिफाइन करो, मुझे पता होना चाहिए सेप्सिस क्या होता है। ठीक है? वो कहेंगे यूरेट्रोस्कोपी में जो सेप्सिस होता है, वो उसकी परसेंटेज क्या है? वो रिपोर्ट हो भी रहा है नहीं, मुझे उसके स्टैट्स पता होने चाहिए। ठीक है? वो मुझे कहेंगे यूरेट्रोस्कोपी टेक्निक है क्या? तुम्हें ये पता है? मुझे पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये उसका सारा लिटरेचर रिव्यू होगा। समझ आ गई? यस सर। हाँ, और ये सारा आपका ऑथेंटिक वेबसाइट्स, ऑथेंटिक बुक्स, ठीक है? या पब्लिश्ड जर्नल से होगा। वैसे आप अपनी तरफ से वहाँ पे कुछ भी नहीं बयान करेंगे।
उसके ओके। बाद हम आ जाते हैं जी हमारे क्वेश्चनियर के ऊपर। क्वेश्चनियर वो है जिसके जरिए हमने डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, ये वो होता है जो अक्सर आपके ग्रुपों के अंदर एक सवालों का पेज नहीं शेयर हो रहा होता, कह रहे होते हैं कि यार इसको फिल कर दें, इसको फिल कर दें, गूगल फॉर्म की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको हम अपना क्वेश्चनियर कहते हैं। ठीक है, अभी ये आप प्रिंटेड फॉर्म में, अगर आपने हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट करना तो आप प्रिंटेड फॉर्म में इसकी फोटोकॉपियाँ निकलवा लें, और वहाँ जाके आप टिक क्रॉस कर लें, या जो आपने फिल करना है फिल इन द ब्लैंक्स उसको फिल करें, और उसके बाद में आपने अपने ऑनलाइन जो आपका एक्सेल है या आपका SPSS है उसके अंदर आपने अपलोड कर लेना है। ठीक है, उसी तरह अगर आप ऑनलाइन कलेक्ट कर रहे हैं गूगल फॉर्म के ऊपर, तो जो उसकी रिस्पॉन्स शीट आएगी उसको फिर हम SPSS पे कर लेंगे। अब क्वेश्चनियर बनाना कैसे, ये सवाल होता है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद जब अगर हमने बनाना होगा कभी, फिर मैं बना के भी दिखाता हूँ। क्वेश्चनियर में सबसे पहला आपका होता है जी, उसकी आपने डिटेल्स लेनी होती हैं, बेसिक उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी रिहाइश कहाँ की है। ठीक है, ये 3 4 5 चीज़ें होती हैं, मेल है फीमेल है। ठीक है, ये तो हर क्वेश्चनियर के पहले 8 5 से 6 सवाल फिक्स होते हैं ना, ये आपने वही रखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है जी जो हमारे हम पूछना क्या चाह रहे हैं। अब क्वेश्चनियर आप 2 तरह बना सकते होते हैं। एक क्वेश्चनियर आप बना सकते हैं कि आपने जो रिसर्च अभी जो लिटरेचर रिव्यू जब आप कर रहे हैं ना, तो उन कुछ आर्टिकल्स होते हैं वेबसाइट पे मौजूद, जिनके एंड पे उनका क्वेश्चनियर उन्होंने लिखा होता है। ठीक है, आप उनको उठा सकते हैं, उसको थोड़ी रद्द-बदल करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ये होता है कि आप जब 5 से 6 आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनका रिजल्ट हर रिजल्ट एक क्वेश्चन ही है ना, तो यानी उसके अंदर उसने किस-किस चीज़ को बताया हुआ है। ठीक है, यानी उसने कहा कि जी हाइट क्या है, तो हाइट का एक सवाल बन गया। उसने कहा वेट इतना है, वेट का एक सवाल बन गया। ठीक है, उसने उसकी रिलेशन बॉडी मास इंडेक्स के साथ निकाली, तो बॉडी मास इंडेक्स के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, मैं हाइट पूछूंगा और उसका बॉडी मास पूछूंगा। वेस्ट टू हाइट रेशो के लिए चाहिए मुझे, उसके लिए वेस्ट चाहिए, उसकी हाइट चाहिए, तो मैं एक वेस्ट का सवाल पूछूंगा, एक मैं हाइट का सवाल पूछूंगा। मैं उसकी रिलेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ किसी और चीज़ के साथ, जेंडर के साथ फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक उसकी जेंडर का सवाल चाहिए होगा, मेल है फीमेल है। मैं उसकी एज के साथ फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसकी एज का सवाल चाहिए होगा। ठीक है, मैं उसकी रिलेशनशिप उसके ईयर से फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये पूछूंगा किस ईयर का स्टूडेंट है। ठीक है, अगर रेट्रोस्कोपी में हम आ जाए तो मैं उसकी सेप्सिस हो रहा है। ठीक है, तो उसकी मैं रिलेशन देखना चाह रहा हूँ कि उसका सर्जिकल प्रोसीजर को उससे पहले कोई हुआ है कि नहीं, मैं वो सवाल पूछूंगा। मैं उसकी एंटीसेप्टिक कंडीशन या जो उसका हाइजीन थी उसके मतलब पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके मतलब पूछूंगा। ठीक है, उसके ऑपरेशनल नोट्स के मतलब मैं कोई सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उसको एनेस्थीसिया कौन सा दिया गया, मैं वो पूछूंगा। मैं उसकी रिलेशन उसके डायबिटीज स्टेटस के साथ पूछना चाह रहा हूँ, मैं डायबिटीज। यानी इस तरह जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो आपके ज़हन में जो चीज़ें आएंगी कि ये पूछनी है मैंने, तो वो आप लिखते जाएँ। इस तरह आप एक क्वेश्चनर खुद बना सकते हैं। एक आपको किसी स्टडी के एंड पे मिल जाए, उसमें रद्द-बदल कर सकते हैं। तीसरा, जैसे मैंने कहा था, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते, फिज़िकल एक्टिविटी होगी, लाइफ़स्टाइल होगी, डिप्रेशन हो गया, तो इसको मेज़र करने के लिए कुछ डिज़ाइन्ड क्वेश्चनियर हैं, वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, इंटरनेशनल जो प्लेटफ़ॉर्म्स है, WHO हो गया, तो उनके वो डिज़ाइन्ड इंटरनेशनल क्वेश्चनियर आप उठाते हैं, उसका अपनी स्टडी के अंदर रेफ़रेंस डालते हैं कि ये क्वेश्चनियर मैंने इस्तेमाल किया, और उस क्वेश्चनियर को यूज़ करते हुए आप डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसका फिर जो स्कोरिंग सिस्टम होगा उसको आप एनालिसिस के ज़रिए निकाल लेंगे। ठीक है? क्वेश्चनियर का मतलब समझ आ गई है? यस सर। ठीक हो गया। डेमोग्राफिक डाटा, हाँ, ठीक है, ये जो इन्होंने बताया डेमोग्राफिक डाटा, जो बेसिक उसके पहले 5 से 6 सवाल होंगे ना, इसको हम डेमोग्राफिक डाटा कहेंगे।